गुड आफ्टरनून माय स्मार्टीज, कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून ओम, वंश, परिणीति, तमन्ना, जानवी, गुड आफ्टरनून बच्चे। प्रकृति, अमित, चैतन्य, कीर्ति, मिस मंगलापल्ली, गुड आफ्टरनून बच्चों। श्रेया, वेंकट लक्ष्मी, अक्षता, चंचल, अनिकेत, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पार्थ, हर्षिता, आयुष, सलोनी, यशवंत, अंजलि, गुड आफ्टरनून। अपूर्वा, तन्वी, अनंत, दुर्गा, निधि, आयुष, वैदई, अमर, पवित्रा, रितु, पल्लवी, दीपिका, नव्या, वैदई, श्रीनिधि, निधि, गौतम, मोहम्मद शोएब, गुड आफ्टरनून एवरीवन। साक्षी, ध्रुव, प्रत्युष, श्रेया, एलिन, राखी, शालिनी, प्रेम, गंगमा, प्रत्युष, और कौन रह गया भाई? उर्वी बेन, शायजा, तन्वी, रोहित, शीतलक्ष्मी, काव्या, अदिति, गुड आफ्टरनून। अरे बाप रे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना बच्चों, द टॉपिक इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक वर्जन है, एक इम्प्रूवाइड वर्जन है पार्टनरशिप का, जिसमें कंपनी की कुछ क्वालिटी डाल दी है। तो स्टार्ट करने का टाइम आ गया भाई, शुरू करें क्या? चलो पहले गुड आफ्टरनून हो गई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। होपफुली बहुत बढ़िया चल रही होगी लॉ आपकी। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। आपका 5वां एक्ट, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। So I have just taken the coverage of this topic in the last 5 attempts. In fact, all the attempts, all the past attempts, one question has been asked, that is a direct question, not descriptive, of 5 marks. तो पिछले जब से ये LLP एप्लीकेबल हुआ आप लोगों के कोर्स में, जो मैं देख रहा हूँ कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एक, वो भी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का कोई चांस इसमें नहीं होता। अभी तक तो नहीं आया, पर ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। इट मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट टाइम इट विल बी अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना? सो बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ LLP, और टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वी शुड रीड एन स्टोरी। एक बहुत पुरानी कहानी है तेनालीराम, और उस कहानी को सुन के या पढ़ के हमें इसका कंसेप्ट समझ में आएगा LLP का। Why was the LLP? So one day, the story is, one day Rama went to the goddess Kali temple. He sat in front of the idol with closed eyes and mantrocharan of 1008 times with utmost devotion. After some time, he heard a voice calling him Rama, Rama. Ramakrishna opened his eyes, and in front of him was goddess Kali. She said, Rama, I have come to grant you wishes. Look, I have 2 bowls in my hand. One contains sweet milk. Upon drinking it, you would acquire great knowledge of the world. And other bowl contains curd, which would give you a wealth. But you can choose only one bowl, so think carefully and pick one. Rama mixed both and drank. Rama bowed his head and replied,
I am sorry, Ma Kali, but what is the use of knowledge without wealth? And what would I do with wealth without knowledge? Goddess Kali was impressed by his quick thinking and intelligence and blessed him, saying that he would become a great poet and would be known for his intelligence and sense of humor. बहुत पुरानी कहानी है, सब लोगों ने सुनी हुई है कि तेनालीराम का नाम था रामा कृष्णा। उन्होंने तपस्या की, एक आराधना की माँ काली की, और माँ काली प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होकर उन्होंने प्रकट हुई और उन्होंने अपने हाथ में दो बोल थे, एक में खीर थी और एक में दही था। रामा को बोला कि रामा, अगर तुम खीर का बोल चूज करते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग आएगा, और अगर तुम दही का बोल चूज करते हो तो तुम्हारे को बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन चूज एक ही करना है। रामा ने दोनों को मिक्स किया और पी गए। रामा ने कहा माता से कि माँ, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने ऐसा किया, लेकिन अगर मेरे को नॉलेज नहीं है, नॉलेज है लेकिन पैसा नहीं है तो क्या फायदा, और अगर पैसा है नॉलेज नहीं है तो क्या फायदा। तो यानी कि ये जो कंसेप्ट था वो बताने का था कि जैसे रामा ने वेल्थ और नॉलेज को मिक्स किया, ऐसे ही एलएलपी में कंपनी और पार्टनरशिप के जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे उन दोनों को मिक्स कर दिया और एक नया लॉ चालू हुआ पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का, जिसे हम बोलेंगे एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, LLP was notified by the Ministry of Law and Justice on 9th January 2007. पास कब हुआ? पार्लियामेंट में on 12th December 2008. President consent was on 7th January 2009. That was called Limited Liability Partnership Act 2008, and it is came into force from 31st March 2009. This date is much important. Came into force from 31st March 2009. Extends whole of India, including Jammu and Kashmir. वैदे इज आस्किंग सर, बट नॉलेज होगा तो काम मिलेगा ना, पैसा भी तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे विद्वान रहे, जिन बेचारे विद्वान रहे हैं जो पैसा नहीं था जिनके पास, और बहुत से ऐसे लोग हैं पैसे वाले जिन पर शायद नॉलेज नहीं है। तो ये तो एक कहानी थी, इसको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मैं समझाना चाह रहा था। मैं समझाना चाह रहा था कि कंसेप्ट में एलएलपी में कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे उन्हें मिक्स कर दिया। ठीक है ना, कैसे वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। एलएलपी एक्ट के कंटेंट्स क्या है? इट हैज 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 is connected with all the rights, duties, relationship of partners. Second, third, fourth is connected with the conversion of other forms into LLP. यानी कि second schedule has the procedure to convert a partnership firm into LLP. Third schedule is for conversion of private company into LLP. Fourth schedule is for conversion of unlisted public company into LLP. तो ये तो क्लियर हो गया. It is very much clear that other forms can be converted into LLP. Partnership, private company and public company that should be unlisted, that can be converted into LLP. Clear इतनी बात? Gautam, it is applicable in Jammu and Kashmir. LLP is applicable to whole of India. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, इसमें एक अमेंडमेंट आया रिसेंटली, जो रिसेंट अमेंडमेंट है, लास्ट अमेंडमेंट. द लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 हैज बीन अमेंडेड थ्रू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2021 dated 31st August 2021.
In my PPT, I have compiled all the amendment relevant for you for December. It may be possible आपके अगर स्टडी मॉडल पुराना हो तो शायद उसमें अमेंडमेंट ना अटैच हुए हो, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पर जो अमेंडमेंट आए वो सारे मैंने इसमें अपडेट कर दिए। आप इसको डाउनलोड, पीडीएफ मैंने आज कल अपलोड कर दी थी, आप डाउनलोड करिए और उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी मतलब हु विल लुक आफ्टर द लॉ रिगार्डिंग द LLP। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि जो अथॉरिटी कंपनी के लिए है एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वही एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी LLP, राइट। रेगुलेशन अथॉरिटी हु विल मेक द रूल्स, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटे कीर्ति अपलोडेड है ऐप पर, आप चेक कर लीजिए, मैंने कल करी, आज भी चेक भी करा, शो भी हो रही है, ठीक है। सो रेगुलेशन अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट who will frame the rules with regard to LLP and can make the amendments by notification in official gazette time to time. Important thing, non-applicability of Partnership Act 1932 to LLP, यानी पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस LLP पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। LLP has separate act and rules, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू LLP, ये बात मैंने अभी डिस्कस कर ली है बच्चे। नाउ मीनिंग एंड कंसेप्ट, ये मैंने मार्क किया है कि किस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। मई 2019 एंड जुलाई 2020 में अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोग एग्जाम में। तो मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ LLP, LLP is a new form of legal business entity with limited liability. In partnership, the concept that the liability of partners are limited, but in case of LLP, the liability of partners is limited. One thing you must keep in your mind, that in case of LLP, the liability of partners is limited, but liability of LLP is not limited. In the same way, I think company हो गया क्या आप लोगों का? कंपनी हो गया क्या? तो सेम वे कंपनी में भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। इन द सेम वे इन LLP द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, नॉट द LLP। LLP की लायबिलिटी तो रहेगी। LLP इज सेपरेट लीगल एंटिटी, इट मींस पार्टनर्स अलग, LLP अलग। LLP की लायबिलिटी के लिए LLP रिस्पॉन्सिबल होगी, पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। LLP is a separate legal entity. It means for the liability of LLP, only the LLP responsible, not the partners. The LLP itself will be liable for the full extent of asset, but the liability of partners is limited. LLP is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of company and the flexibility of partnership. यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है वैसे ही LLP में भी होगी, बट द मेन फीचर इज दैट द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ LLP इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस। जितना आपने अभी तक किया है उतने तक की लायबिलिटी होगी, अलग से लॉस होने पर अलग से पैसा नहीं मांगेगा। बेटे मैंने PDF अपलोड कर दिया है कल, मैंने आपके PPT जो ऐप है उस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट, प्लीज फर्स्ट वी रीड एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2 क्लॉज D ऑफ LLP डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज D में। ये जो मैंने कट किया है ना सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, ये ओरिजिनली था, बट अमेंडेड बाय द एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, उसके जगह पर क्या आ गया, क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। एक्चुअली रीजन बीइंग
कि at the time of framing of the law, the Companies Act 1956 was there. So they have taken the reference of that act. But now Companies Act 2013 is here. तो उसके लिए उसका रेफरेंस दिया गया, तो अमेंडमेंट किया गया, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है। क्या कहा है इसमें? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट? Body corporate, it means a company as defined clause 20 of section 2 of the Companies Act 2013. Section clause 20 of section 2 of Companies Act 2013 is only the definition of company जो Companies Act में दी गई है, ठीक है, इंडियन कंपनी की बात है, and includes LLP registered under this act, LLP incorporated outside India, a company incorporated outside India. Only 4 things. First, company registered under Companies Act, यानी Indian company, ठीक है. Second, LLP registered under this act, यानी it means Indian LLP. LLP incorporated outside India, it means foreign LLP. A company incorporated outside India means foreign company. तो 4 चीज हो गई. Only 4 things are part of the body corporate as per section 2 clause D. Indian company, foreign company, Indian LLP, foreign LLP. Only 4 forms. क्या क्या बताया मैंने आपको? Indian company, foreign company, Indian LLP or foreign LLP are the part of the body corporate, but does not include. यहाँ पर हमने हटा दिया सेक्शन ने इसको, does not include. What forms are not included in body corporate? Corporation sole proprietorship, cooperative society not covered, any body corporate not being a company, any body corporate not being a company as defined in clause 20 of section 2 of Companies Act, or a limited liability partnership as defined in this act, which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf. You read with जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़िए, you read with me. Any body corporate which the central government by notification in official gazette specify in this. यानी कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? सोल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली हटाया हो बाय नोटिफिकेशन देके इसको हटा दिया हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा. अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 एंड LLP, तो वो तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी बिकॉज दे आर ऑलरेडी कवर्ड इन अबव पॉइंट्स, ठीक है. तो मेन थिंग क्या है? व्हाट इज इंक्लूडेड? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन LLP, फॉरेन LLP. व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? सोल कंसर्न, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय द सेंटर. ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन के जरिए हटा दिया. यहां तक क्लियर है क्या? ऑफिशियल गजेट इज जस्ट लाइक एक कहते हैं न्यूज़पेपर है जो कोर्ट हाई कोर्ट से पब्लिश होता है जिसमें सारे नोटिफिकेशन छापे जाते हैं, ठीक है. यहां तक क्लियर? तो आगे बढ़े बच्चों. नाउ बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन. ये ओरिजिनली था, दिस वाज ओरिजिनली फ्रेम्ड इन द लॉ, बट in the amendment these lines are added except any activity which the central government may by notification. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक राइट दे दिया, they have given the right to central government कि by notification central government can exclude any trade or profession for this definition. यानी कि वो ट्रेड प्रोफेशन हटा सकते हैं जो LLP में नहीं किए जा सकते, राइट.
So section 2 clause B says business includes every trade, profession, service and occupation, but except any activity which the central government may by notification exclude, right? अभी एक जने का क्वेरी है, एक दो लोगों की क्वेरी आई है, सर एक बार और बता दीजिए बॉडी कॉर्पोरेट। देखिए मैंने बताया ना, बॉडी कॉर्पोरेट बहुत सिंपल है, 4:3 का रेशियो है। 4 इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, ये इंक्लूडेड है। एक्सक्लूड क्या करना है? सोल कंसर्न, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज एक्सक्लूडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो बिजनेस क्लियर हो गया। अब आते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे कि कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, लाइक डायरेक्टर्स इन द कंपनी, like directors in the company, in the LLP, they are designated partners. Designated partner means the partners who are authorized to manage the work of LLP. डेजिग्नेटेड पार्टनर वो हैं जो काम डायरेक्टर करते हैं कंपनी में, वही ये लोग करते हैं। इनका काम क्या है? उस बिजनेस को मैनेज करने का ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए उन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, designated partner means any partner as per pursuant to section 7. Pursuant to means as per section 7. जो section 7 में डिफाइन किया है उन पर आप क्या करिए? उसको फॉलो करिए। सिंपल डेफिनेशन डाल खत्म कर दी, यानी कि सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर आर डिफाइंड इन डिटेल्स। ठीक है, तो सेक्शन 7 पढ़ेंगे अपन इसको। एंटिटी, अभी हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एलएलपी, बट लिसन, समथिंग टू नोट। एंटिटी सेक्शन 2 क्लॉज K, एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 एंड 53। प्लीज नोट कर लीजिए सेक्शंस को, अभी जरूरत पड़ेगी इनकी। 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53। A firm set up under Indian Partnership Act, यानी कि when we will discuss the word entity in this whole act, entity means body corporate. Body corporate, only 4 terms: company, LLP, whether Indian or foreign, right? But for these sections, only for these sections, these 8 sections of LLP, entity means body corporate plus partnership. Only for these sections, entity means body corporate plus partnership firm. यानी कि for these sections, these 8 sections, entity means partnership firm, company, foreign or Indian company, domestic company, LLP, Indian or foreign. So 5 terms will be counted for these section as entity. Clear है इतनी? Foreign LLP which was registered out of India but having the place of business in India. फॉरेन एलएलपी क्या है? जिसने रजिस्ट्रेशन तो इंडिया के बाहर हुआ हो, क्योंकि इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा तो वो क्या बन जाएगी? इंडियन एलएलपी बन जाएगी। इंडिया के बाहर रजिस्ट्रेशन हुआ हो बट हैविंग द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन एलएलपी। डेजिग्नेटेड पार्टनर बताया मैंने, डेजिग्नेटेड पार्टनर आर द पार्टनर्स ऑथराइज्ड एज ए डायरेक्टर इन द कंपनी। जैसे कंपनी में डायरेक्टर होते हैं ना बच्चों काम करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर क्या होंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, जो मैनेज करेंगे पूरे काम। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। अगर डेफिनेशन आती है एग्जाम में, अगर पूछते हैं इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम डेफिनेशन, तो अकॉर्डिंग टू माय व्यूज बॉडी कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल ईयर, 2 definitions आर रेलेवेंट। मतलब इंपॉर्टेंट, नॉट रेलेवेंट। आई थिंक रेलेवेंट तो सारी है, important for examination point of view. Financial year,
in relation to LLP means the period from 1st April of a year to 31st day of March of the following. यानी सिंपल भाषा में 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर माना है. But one line is added. However, in case of LLP incorporated after the 30th day of September of a year, 6 महीने खत्म होने के बाद, the financial year may end on the 31st day of March of the year next following that. यानी कि अगर LLP 30 सितंबर 30 सितंबर के बाद रजिस्टर्ड होती है, if LLP is registered after incorporated registered after 30th September, then financial year end will be next of the next year. So see the example number 1. If a LLP has been incorporated on 15th October after 30th September, then its financial year will be 15th October 2019 to 31st March 2021. यानी कि अगर कोई LLP 30 सितंबर के बाद हो रही है तो नेक्स्ट ईयर रजिस्टर्ड हो रही है तो नेक्स्ट ईयर पर उसका फाइनेंशियल खत्म नहीं होगा, उसका फाइनेंशियल खत्म होगा उसके अगले मार्च पर. यानी कि जैसे हमने एग्जांपल में लिखा कि 15 अक्टूबर को 2019 को, ठीक है, 2019 में कंपनी LLP इनकॉर्पोरेट हुई तो फाइनेंशियल क्या होगा 2019 से 20 नहीं होगा एंड 21 मार्च. अभी मैं आगे लिखा है द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. In keeping with the income tax law, the financial year of LLP should always be from 1st April to 31st March each year. But in case of income tax, in the same example, financial year will be 15th October 2019 to 31st March 2020. इसी सेम एग्जाम्पल में इनकम टैक्स का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा 15 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक. तो क्वेश्चन अराइजेस, what is the use, what is the relevancy of this point? Which point? If LLP incorporated after 30th day of September of a year, the financial year may end on 31st day of March of the next following that year. ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में. तो यार इस लाइन का यूज क्या है? इनकम टैक्स तो कह रहा है भाई साहब मुझे तो चाहिए 2020 को ही चाहिए आपकी अकाउंटिंग, तो फिर इस लाइन का यूज क्या होगा? In LLP Act, annual forms have to be submitted. Annual financial balance sheet are submitted to MCA, Ministry of Corporate Affairs. LLP के केस में आपको इनकम टैक्स की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, लेकिन LLP के कुछ फॉर्म सबमिट करने हैं. एनुअल जो आपकी बैलेंस शीट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दैट शुड बी सबमिटेड टू MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. सिर्फ उसके लिए बेनिफिट है. यानी कि अब जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल 1 में LLP इनकॉर्पोरेट हुई 15 अक्टूबर 2019 को, आपको बैलेंस शीट बनानी है 2020 तक की क्योंकि इनकम टैक्स मांग रहा है, लेकिन आपको उस साल के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने की जरूरत नहीं है MCA पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये फर्क है केवल. If your LLP has been incorporated after 30th September, see the example that is on 15th October 2019, so you need not to submit the annual forms in the year 2020. For MCA portal, for LLP Act, your financial year will be 15th October 2019 to 31st March 2021. यानी उन्होंने आपको एक बेनिफिट दे दिया कि भैया अभी आपका बिजनेस 6 महीने चलानी है, तो 6 महीने से कम है आपका, तो सारी फॉर्मेलिटी मत करिए, इनकम टैक्स को देखते रहिए. हमारा लॉ ये कहता है कि आपको इस साल के जो डॉक्यूमेंट है वो अगले साल सबमिट कर दीजिएगा, हमें अभी इतनी जल्दी नहीं. क्लियर इतनी बात? हाँ, अब क्वेरी क्या है आप लोगों की? बॉडी कॉर्पोरेट बेटा मैं डिस्कस कर चुका कई बार, है ना, एक बार आप ध्यान दो, ढंग से पढ़ो. सर इसमें एक बच्चे ने पूछा इफ LLP इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन
in the month of August 2019, then financial year will end in March 2020. ठीक है? Shrestha is saying, sir, books close होंगी 31st March 2021 for the purpose of LLP Act. But for the purpose of Income Tax Act, you have to prepare the balance sheet and financial statement as on 31st March 2020. ठीक है? Financial year clear हो गया? Financial year, what is the financial year? Simple language, 1st April to 31st March. First one point. Second point, if LLP is incorporated after 30th September, then 31st March of next year. तो इतनी सी बात. Clear बात? चलो. LLP means a partnership formed and registered under this act. यानी कि जो LLP का मतलब, अगर हम LLP की बात कर रहे हैं पूरे एक्ट में LLP की बात कर रहे हैं, तो LLP का मतलब क्या है? जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है. LLP एग्रीमेंट मींस LLP डीड, जैसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं ना, इसे LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डीड, जिसमें क्या लिखे होते हैं? पार्टनर्स के राइट, लायबिलिटीज, ड्यूटीज, वर्क प्रोफाइल और एड्रेस, ये सब चीजें. पार्टनर्स in relation to LLP means any person who becomes a partner in the LLP. जो भी पार्टनर बनेगा तो हम क्या बोलेंगे? पार्टनर ही बोलेंगे. एक क्वेरी है, सर, whether foreign LLP is also governed under this act. देखिए, in the 81 sections, wherever the word use body corporate, that provision will also be applicable to foreign. यानी कि पूरे LLP एक्ट में जहां जहां पर बॉडी कॉर्पोरेट शब्द का यूज किया जाएगा, इसका मतलब वो प्रोविजन फॉरेन LLP पे एप्लीकेबल होगा. राइट? If financial year is ending 15th October to 31st March, then in next year it will start in 1st April 31st March. Definitely. ये पूछ रही हैं कि सर अगर 15 अक्टूबर से 31 मार्च हो गया, ठीक है, तो अगला तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना? डेफिनेटली 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा. अगर मान लीजिए LLP was incorporated on 1st March, then 1st March to next year. For example, company LLP is incorporated on 1st March 2021. Then financial will be 1st March 2021 to 31st March 2022, right? If LLP incorporate on 30th September, बेटे clear लिखा हुआ है, the exception is there only when LLP is incorporated after 30th September. 30 को होगी तो फिर तो वही फाइनेंशियल ईयर. इशिका, सर ये वाला समझ नहीं आया, कौन सा वाला बेटा? बताओ जरा. This is newly inserted definition in Amendment Act. The concept is small limited liability partnership. ऐसी कंपनी पढ़ोगे आप लोग, स्मॉल कंपनी, ये कंसेप्ट चालू हुआ स्मॉल LLP, Section 2 Clause TA. It means a limited liability partnership in which the contribution means capital contribution. Contribution means capital contribution of which does not exceed 25 lakh rupees. Stay on this point only. Stay on this point only. The contribution of which does not exceed 25 lakh rupees and the turnover of which as per the statement of accounts and solvency, that is balance sheet, for the immediately preceding financial year does not exceed 40 lakh. यानी कि वो LLP जिसमें कैपिटल कितनी है अप टू 25 लाख से एंड टर्नओवर 40 लाख रुपीस तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग. दोनों कंडीशन 25 लाख 40 लाख, 25 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम लिमिट, टर्नओवर मैक्सिमम लिमिट 40 लाख, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, देन दिस LLP विल कॉल्ड स्मॉल LLP. राइट? इतनी सी बात पे आ रहे हैं. और विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट
as may be prescribed and fulfill such terms and condition as may be prescribed. यानी कि दो ऑप्शन है हमारे पास स्मॉल एलएलपी के लिए, 1 and 2 कंबाइंड या थर्ड, 1 and 2 कंबाइंड और थर्ड, या तो 1 and 2 सेटिस्फाई करिए या थर्ड सेटिस्फाई करिए, देन इट इज कॉल्ड स्मॉल एलएलपी, राइट। 1 and 2 कंबाइंड, 1 and 2 कहते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख and turnover up to 40 lakhs. Both are satisfied, then you need not to go to the third point. It means it is a small LLP, right? इतनी सी बात हो गई। थर्ड पॉइंट में क्या कर रहा है? Which meets other requirement as may be prescribed and fulfill such terms and condition as may be prescribed. As may be prescribed, ये जितना आपको लिखा मिलेगा, as prescribed, as prescribed, as prescribed, it means prescribed by the rules. एक्ट के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, रूल्स बना सकती है गवर्नमेंट। कौन है रेगुलेटिंग अथॉरिटी? रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन था? डिस्कस किया था, भूल गए? चलिए दोबारा देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मींस एक्ट जो होता है वो पास होगा पार्लियामेंट से, बट एक्ट एक बार आ गया, अब कुछ इसमें चेंजेस करने हैं, ऐड करना है, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। रूल्स की परमिशन किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जहां पे भी ये लिखा होगा कि एज प्रेस्क्राइब पूरे किसी भी लॉ में, इट मींस प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स। तो अब अपन जब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं, इट मींस अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप the contribution of which does not exceed 25 lakh rupees or such higher amount not exceeding 5 crore as may be. ओ रुक जाओ, और such higher amount यानी कि it may be more than 25 lakhs but only up to 5 crore as per rules, यानी कि रूल्स में हम इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर to increase the limit of 25 lakh to 5 crore rupees without change in act. Act को change नहीं करना पड़ेगा। They have given the maximum limit of 5 crore, but presently it is 25 lakhs. In future, गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है कि भाई ये 25 लाख की लिमिट कम है और बढ़ाओ इसे, तो they may increase this limit of 25 lakhs up to 5 crores by rules. In the same way, the limit of turnover, which is presently 40 lakh rupees, may be exceeded to 50 crore without change in act. As may be. Someone is asking, sir, turnover means sale? Definitely sale. कोई सर्विस इंडस्ट्री है तो उसकी जो रिसीप्ट है, ग्रॉस रिसीप्ट है, दैट इज टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर कहते हैं, जो नॉर्मली अकाउंटिंग डेफिनेशन होती है टर्नओवर की, वो होती है टर्नओवर मींस टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कमर्शियल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। जो आप ईयर लेके चल रहे हैं उसमें जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुए वो कहलाता है हमारा टर्नओवर। सेल्स, सर्विस में रिसीप्ट, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेकंड अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो देन यू विल गो फॉर, अगर नहीं होता है तो सब थर्ड में जाएंगे, अदरवाइज फर्स्ट और टू से ही आपको काम। क्लियर है इतनी बात? अब क्या पूछा आपने? ओम पूछ रहे हैं, सर सेक्शन 2TA क्यों है इन 10 पॉइंट? एक्चुअली दिस वाज अमेंड न्यूली इंसर्टेड। अब जगह नहीं है तो कहीं ना कहीं बीच में रखना पड़ेगा ना अलमारी में, तो टी के बाद उन्होंने पूरे सीक्वेंस खराब करने से बढ़िया है टी के ए लगा दिया, एक टी हो गया की ए हो गया, ठीक है। और क्या है सर, एक बार आप चेक कर लो, पीपीटी शो नहीं हो रही है। पीपीटी नहीं बेटे, उसमें पीडीएफ होगी, पीडीएफ करिए हमने अपलोड, पीपीटी नहीं करी है, ठीक है। आरबीआई नहीं है जी, आरबीआई कहां से आ गई बीच में? अभी अपन डिस्कस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेगुलेटिंग अथॉरिटी। आयुषी सर ये पीपीटी अपलोड, बेटा मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, एक बार मैं चेक करवा लूंगा, पर ऐप पे है ये। एलएलपी फाइनेंशियल ईयर कितना, न्यूली इंसर्टेड कितना याद करना होगा? ये तो क्वेश्चन कैसा अजीब सा पूछा है इसमें बच्ची ने मेरी ने। वैदा ही है सर, ये न्यूली इंसर्टेड याद करना होगा? डेफिनेटली याद करना, एग्जाम में आएगा भाई, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो एलएलपी फाइनेंशियल ईयर डिस्कस कर चुके। फर्स्ट अप्रैल क्या है? 1 अप्रैल 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी इस साल का, जैसे आज 2023 चल रहा है,
तो 1 अप्रैल से 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक। अगर कंपनी LLP इनकॉर्पोरेट होती है किसके बाद, 30 सितंबर 23 के बाद, तो फाइनेंशियल कब खत्म होगा, 2024 में नहीं होगा, 25 में होगा, 31 मार्च 2025। ठीक है। नाउ पार्टनर्स, इंपॉर्टेंट, सेक्शन 5, an individual or body corporate may be a partner. Individual and body corporate 4 लोग, कौन कौन, LLP, foreign LLP, company, foreign company, plus individual can be the partner. इसके अलावा कोई भी पार्टनर नहीं। However, an individual shall not be, अब ये कंडीशन आ रही है इंडिविजुअल के लिए, एक्सेप्शन आ रही है, इनफैक्ट रेस्ट्रिक्शंस। However, an individual shall not be capable of becoming a partner of LLP if it has been, if he has been found unsound mind. Remember unsound mind, by a court of competent jurisdiction. He is undischarged insolvent, यानी insolvent है, अभी discharge नहीं हुआ, अभी solvent नहीं हुआ है, और he has applied to be as an insolvent, यानी कि अनसाउंड माइंड हो, इंसॉल्वेंट हो, या जिसने इंसॉल्वेंट होने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी है, एप्लीकेशन दे रखी है, भैया मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करिए। तो ये 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते एलएलपी में, बाकी लोग पार्टनर बन सकते हैं। कौन हो सकता है, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, राइट। minimum number of partners, section number 6, minimum number of partners. Every LLP shall have at least 2 partners. If at any time, important point, इस पे क्वेश्चन मत सकता है, descriptive. If at any time the number of partners of a LLP is reduced below 2 and LLP carries on the business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is only partner of the LLP during the time that it so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred during that period. क्या LLP में 2 तो होने चाहिए, एक रह गया, बढ़ाई नहीं, 6 महीने चलती रही LLP, तो 6 महीने के बाद जो अकेला है ना पर्सनली लायबल हो जाएगा, फिर उसकी लायबिलिटी ऐसे हो जाएगी जैसे पार्टनर की लायबिलिटी, अनलिमिटेड। मीन्स बच्चों 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, जरा 1 सेकंड के लिए प्लीज एक्सक्यूज मी। सॉरी बच्चों, 1 मिनट का वो ब्रेक लेना पड़ा, चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्या कह रहा है कि LLP must have at least 2 partners. If LLP the minimum partner reduced to 1 and LLP continues carries on the business for 6 months, then after 6 months the partner who is running this business, the only partner who is running the business will be personally liable like partner in case of partnership. चलो इतनी बात। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सेक्शन नंबर 7। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेरी डिस्कस कर लेता हूं बच्चों। someone is asking, sir, if partner exceed their contribution without knowledge of government,
आई थिंक मुझे लगता है आपको क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट। मेरा कहना ये है इसमें एलएलपी में, इफ सपोज आई एम द पार्टनर इन एलएलपी एंड आई हैव कंट्रीब्यूटेड ₹1 लाख एज कैपिटल, तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी जो है ना वो 1 लाख रुपए तक की है। इससे ज्यादा मुझे मैं क्यों करूंगा कंट्रीब्यूट, इससे ज्यादा मैं क्यों लॉस बियर करूंगा जब मेरी लायबिलिटी 1 लाख रुपए तक की है। अगर फर्म को 5 लाख का लॉस हो गया तो भी मेरी लायबिलिटी 1 लाख रुपए, राइट। सर नोट्स वाले सेक्शन में या स्टडी, बेटे नोट्स वाले सेक्शन में डाला हुआ है मैंने ऐप पर, ये डाला हुआ है। कोई और बच्चा देख के बताइए हुआ है आया नहीं आया है। ज्यूरिडिक्शन मतलब होता है जो उसका एरिया, कोर्ट का एरिया, ज्यूरिडिक्शन कितना एरिया कवर करेगी। पार्टनर, सर पार्टनर्स की डेफिनेशन भी न्यूली इंसर्ट हुई है, नहीं तो ये तो नहीं है भाई, पुरानी है। पर्सनल असेट्स कैन बी सोल्ड, नो नीड, whatever you have contributed in the firm, the liability is only up to that amount. One person can form LLP, no, at least 2 partners. सर 6 month तक उसकी लायबिलिटी लिमिट ही रहेगा एज पर द लॉ, यस। ओके, समवन सर नोट्स विजिबल नहीं है, फिर भी एक काम करूंगा मैं, इसकी क्लास के तुरंत बाद एक बार दोबारा अपलोड कर दूंगा, प्लस एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर सेकंड पॉइंट को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर देखिए मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2। अगर एक रह गया, एक चला गया छोड़ के, डेथ हो गई, नहीं डेथ का तो क्या कंसेप्ट नहीं है, उसने छोड़ दी पार्टनरशिप, अपना निकल गया, बाहर हो गया, और फर्म बिजनेस कर रही है, तो फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कर सकती है, राइट। इन दैट केस अगर 6 महीने तक भी आपने नया पार्टनर ऐड नहीं किया, यानी 6 महीने तक भी आपने 2 पार्टनर मिनिमम नहीं किए, तो जो अकेला पार्टनर है ना उसकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी, फिर वो लायबिलिटी हो जाएगी जो प्रॉपर्टीशिप कंसर्न की होती है, वो पूरी तरह अपने अपने काम की लायबिलिटी हो जाएगा। पीडीएफ मैंने बेटे अपलोड कर दिए हैं, मुझे दिख भी रहे हैं, और पता नहीं क्यों नहीं दिखे आप लोगों को। एलएलपी दिखा है, कल ही मैंने करे हैं, अच्छा आज सुबह करे हैं अपलोड, आज सुबह अपलोड हो गए हैं। बेटा एक बार आप देख लीजिएगा, फिर भी मैं एक बार दोबारा देख लूंगा, मैं अपलोड तो हो चुके हैं बेटे, दिख रहा है मुझे तो साइट पर, ठीक है। Sir, what is the meaning of adjudicated? Adjudicated, you can say that decided. गवर्नमेंट ने जो कोर्ट ने इसको जजमेंट दिया है कि भाई आप इंसॉल्वेंट हैं। अंजलि इज आस्किंग सर एलएलपी बिजनेस में अगर 2-3 साल बाद और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नीड होती है तो 25 लाख से एक्सीड नहीं कर सकते। देखिए मेरा कहना क्या है, ये जो कंसेप्ट है ना स्मॉल एलएलपी, इसके पीछे क्या आइडिया होगा गवर्नमेंट का कि भाई स्मॉल एलएलपी को हम कुछ चीजों पे डिस्काउंट दे देंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज में, ये आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी, या ये आपको फॉर्म नहीं भरना है। बहुत सारे फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं ना, रिटर्न्स कहते हैं जिनको हम, एनुअल रिटर्न वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो उनके पीछे जो ये जो आइडिया लाए वो ऐसे स्मॉल एलएलपी का, उसके पीछे क्या कंसेप्ट था कि भाई कुछ स्मॉल जो जिन पर छोटे बिजनेस हैं उनको हम माफ कर देते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज से, ठीक है। अब अंजलि का कहना है कि मान लीजिए फ्यूचर में बिजनेस बढ़ गया, अभी वो स्मॉल एलएलपी है, फ्यूचर में बिजनेस बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गई, तो बस वो स्मॉल एलएलपी नहीं रहेगी, काम तो चलेगा, यानी कि जो बेनिफिट मिलते थे स्मॉल एलएलपी को वो खत्म हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, बंद नहीं होगी। सर वो अगर एक ही पार्टनर रह जाएगा तो अकेला लॉस की लायबल होगा डेफिनेटली।
पलक का एक क्वेश्चन आया, सर अगर पार्टनर एक हो गया तो उसे पार्टनरशिप कैसे कह सकते हैं? बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया पहली बात पर, मेरी बात पर। LLP has separate legal entity. It is different from partners. रजिस्ट्रेशन हुआ उसका एज LLP हुआ, अब वो पार्टनरशिप है। अभी हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स में कि मेंबर्स के पार्टनर्स के आने जाने से LLP फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये designated partners. Every LLP shall have at least 2 designated partners who are individual, and at least one of them should be a resident in India. Provided if in LLP all the partners are bodies corporate or in which one or more partners are individual and body corporate. At least 2 individuals should be partners of LLP or nominees of such body corporate shall act as a designated partner. क्या concept है? Who may be the partner? Individual and body corporate. Clear है ये बात इतनी? Right? Next point. Next point क्या है? अगर मान लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बनती है, बन सकती है ना, मे बी द पार्टनर। लॉ क्या कहता है? पार्टनर के साथ हमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए जो उसको लुक आफ्टर करे पूरे बिजनेस को। तो भाई वो तो इंडिविजुअली होने चाहिए। तो अगर इंडिविजुअल पार्टनर तो वो बन सकता है, लेकिन अगर मान लो बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर है, लाइक फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी या फॉरेन LLP या इंडियन LLP, तो वो अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगे अपने बिहाफ पर कि दिस इज आवर नॉमिनी, जो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेगा। दैट नॉमिनी कैन बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? इंडिविजुअल इंसान जो दिखाई दे, जो कंपनी के काम कर सके। अब अगर इंडिविजुअल होना चाहिए, अगर इंडिविजुअल पार्टनर है तो उसमें से आ जाए। अगर इंडिविजुअल पार्टनर है, या और ऑप्शन क्या दिया उन्होंने कि जो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है उनका एक नॉमिनी, यानी वो हर बॉडी कॉर्पोरेट अगर पार्टनर बनती है तो नॉमिनी को वो बताएगी, डिसाइड करेगी कौन हमारा नॉमिनी, उसका नाम देगी LLP को, वो नॉमिनी में बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर है इतनी बात? अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको मैंने चेंज कर दिया, जो आपकी स्टडी मॉड्यूल में है उसमें शायद मुझे लगा, मुझे अपनी ओपिनियन लगी, उसमें लगा मुझे थोड़ा सा गलती है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है। ये एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। A LLP by name of SMY LLP has 3 partners: SI Limited, MIS Limited, YI Limited, Private Limited. As there is no individual is partner in LLP, nominees of any 2 said body corporate shall act as designated partner. यानी कि एक LLP बन रही है जिसमें 3 बॉडी कॉर्पोरेट हैं, SI लिमिटेड, MIS लिमिटेड और YI प्राइवेट लिमिटेड। तो इंडिविजुअल तो कोई नहीं है, तो इनके जो नॉमिनी होंगे वो क्या करेंगे? वर्क करेंगे एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहां तक कोई डाउट बच्चों? यहां तक कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंट कौन होगा? रेजिडेंट ये चेंज हो गया। रेजिडेंट पहले आता था कि 182 डेज था, अब वो 120 कर दिया गया अमेंडमेंट एक्ट से। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग। पिछले 1 साल में अगर वो 120 दिन इंडिया में था तो उसे हम क्या मानेंगे? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। Now, example number 3 says there is an LLP by name Indian Helicopters LLP having 5 partners, namely Mr. A non-resident, Mr. B non-resident, Miss C resident, Miss D resident, Miss E resident. In this case, at least 2 should be named as designated partner. Clear है? Out of 1 should be resident. So, hence Mr. A and Mr. B are designated, then it will not serve the purpose because both are non-resident. तो 1 शुड बी फ्रॉम C, D और E। तो LLP में 5 लोग पार्टनर बने, A, B, C, D, E। A और B नॉन रेजिडेंट है, C, D, E रेजिडेंट है। तो C, D, E में से एक तो पार्टनर चाहिए ही चाहिए हमें, क्योंकि कहता है एटलीस्ट 1 शुड बी अ
रेजिडेंट। क्लियर? इसलिए ठीक है, आपकी बात अभी डिस्कस करेंगे बेटा। ये कह रही दुर्गा, एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस कर चुका बेटा। 2 में क्या है कि 3 बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन गई, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? उनका जो नॉमिनी होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है इतनी बात? इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड नंबर पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यानी कि वो डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट विच आर सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर इनकॉर्पोरेशन के जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। स्पेसिफाइज हु आर टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर, सच पर्सन शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑन इनकॉर्पोरेशन, और स्टेट दैट each of the partner from time to time of LLP is to be designated partner. Every partner shall be designated partner. मतलब क्या हुआ कि जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए, when documents of incorporation have been are submitted, the person who is mentioned as designated partner will be the designated partner. If after some time they have changed by LLP, तो change person जो होगा, the person who is new designated partner will be considered as designated. क्या कहा छोटी सी कहानी में कि भैया डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है? जिसका नाम दिया गया स्टार्टिंग में जब कंपनी LLP इनकॉर्पोरेट हो रही थी। अगर बाद में चेंज हो गया तो अब वो हो जाएगा जो नया आया। सिंपल सी बात। Any partner may become a designated partner by or in accordance with LLP agreement, and a partner may cease to be designated partner in accordance with the LLP agreement. यानी कि the terms and condition for the appointment or cessation of designated partner will be mentioned in the partnership deed, और deed के according ही किसी को ऐड किया जाएगा या किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप से हटाया जाएगा। So designated partner means the person who is authorized to work for the LLP. कोई ना कोई तो काम करने चाहिए ना। How many nominees can select for designated partner? One nominee for one body corporate. Third point, an individual shall not become a designated partner in any LLP unless he has given prior consent to act as such to the LLP in such form and manner as may be prescribed. यानी कि if one person want to be the designated partner, he should give his consent in written to the LLP before his appointment. यानी कि अगर मैं चाहता हूं किसी LLP में बनना चाहता हूं डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो पहले मुझे अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी LLP को, तब जाके LLP सबमिट करेगी। तो every LLP shall file with the registrar the particulars of every individual who has given his consent to act as designated partner in such form and manner as may be prescribed in 30 days of his appointment. Very simple thing. If first I will give my consent to the LLP, and then LLP will submit this consent to the registrar of companies. यानी पहले मैं तो अपनी कंसेंट दूंगा LLP को, भाई साहब मैं तैयार हूँ डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए। उसके बाद LLP क्या करेगी? सबमिट करेगी कहां पर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। An individual eligible to be designated partner shall satisfy such condition requirement as may be prescribed. बहुत सिंपल सी बात है। Every designated partner of LLP shall obtain a DPIN, designated partner identification number, from the central government, and the provisions of section 153 to 159 of Companies Act shall apply mutatis mutandis for the said purpose. Mutandis means as it is, यानी कि जो provisions डायरेक्टर के लिए होते हैं कंपनीज एक्ट में 153 टू 159, सेक्शन 153 टू 159, वो प्रोविजन एज इट इज LLP पे एप्लीकेबल हो जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ DPIN, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ टाइम फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द LLP। LLP की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मोस्टली सेम है जो कंपनी की। फटाफट से लेते हैं इनको, क्योंकि आपको ब्रेक भी लेना है फिर, तो पहले फटाफट से इनको करते हैं। LLP is body corporate with separate legal entity, we have discussed. Perpetual succession, यानी कि LLP is like a train, कोई any passenger come or go,
train will go. Man may come, man may go, the LLP go forever. यानी कि death, insanity, retirement or insolvency of partner has no impact on the existence of LLP. LLP has separate legal entity. The creditors of LLP shall be the creditors of LLP, not of the partner. Yani creditor can demand their money from the LLP only, not from the partners of LLP. Limited liability, the liability of partners of LLP will be limited to their contribution as capital in the firm. Mutual agency, all partners, you have read in the Partnership Act, partners are partner working for all, but here partners are agent of LLP, not other partners. It means no one partner can bind the other partner for the act. No other partner will be responsible for the any act of the partner. Only LLP will be responsible. LLP agreement in partnership deed. Minimum number 2, maximum no. LLP cannot be for charitable purpose. It is only for business purpose, right? Charitable purpose पे नहीं हो सकता. Artificial legal person like company, LLP is artificial person, and a LLP is an artificial legal person because it is created by legal process and is clothed with the all rights of an individual. It can do everything which any natural person can do, except of course that it cannot be sent to jail, cannot take on oath, cannot marry or can get divorced, nor can it practice like a chartered accountant. Common seal, it is the common seal is a stamp, but it is not the rubber stamp. It is made of the metal. When it is pressed on the paper, the name of LLP is engraved. But this is not mandatory. कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है. आप चाहे एलएलपी चाहे तो रखें, नहीं तो नहीं रखें, तो पार्टनर के साइन से भी काम हो जाएगा. It is not mandatory for a LLP to have a common seal. It shall remain under the custody of some responsible official, and it shall be affixed in the presence of at least 2 designated partners of LLP. Management of business will be done by designated partners. The partners in the LLP are entitled to manage the business of LLP, but only the designated partners are responsible for legal compliance. Conversion into LLP, firm, private company or unlisted public company can be converted as per schedules 2, 3 and 4 into LLP. Investigation, if there is something to investigate in the company, the central government shall have power to investigate. अगर लगता है गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ चल रहा है तो पावर किसी पास, सेंट्रल गवर्नमेंट. Investigate the affairs of LLP by appointing the competent authority. Compromise or arrangement, settlement, a compromise or arrangement including merger, amalgamation of LLP in accordance with the provisions of LLP. यानी कि इसकी जो provisions है वो LLP के according होंगे, आपके इसमें ये provisions नहीं है. Foreign LLP we have discussed. Foreign LLP means the LLP which is incorporated outside India but having the place of business in India. The provisions of this act will be applicable to foreign LLP only where the word body corporate is used. E-filing of document, this point says the document which are to be submitted to government, central government or MCA, that should be by online. Every form or application of document required to be filed or delivered under the act and who is made thereunder shall be filed in computer-readable electronic form on its website, that is www.mca.gov.in, and authenticated by the partner or designated partner by use of digital signatures. This question is important. अभी तक नहीं आया है, but मेरे हिसाब से this may be the important question. Advantage of LLP. तो बड़ी सिंपल एडवांटेज, 8 पॉइंट याद कर लेना बच्चों, एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे 5 के 5. It is easy to form a LLP. LLP agreements can be customized according to the meet the needs of partner. यानी कि जो formalities हमें कंपनी में बहुत सारी करनी पड़ती हैं, we need not to do those formalities in case of LLP.
इट ऑपरेट्स ऑन द बेस ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि जो एग्रीमेंट में लिखा होगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी. नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज देयर. LLP faces less compliances and tax burdens as compared to the company. It provides the flexibility without imposing detailed legal and procedural doc requirement. यानी कि हमें किसी कैपिटल कम करनी है, ज्यादा करनी है, पार्टनर्स को ऐड करना है या हटाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है जैसे कंपनी है. Liability of partners is limited up to the contribution made to LLP, and dissolution procedure are easy as compared to company. So this was the first half. Time for penalty shootout 1, but अभी query ले रहा हूँ आप लोगों की. सर हाउ मेनी हो गया इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 11 वी विल डिस्कस. अभी पढ़ेंगे बेटा 11 में है, सेक्शन 11 में है. सर फॉर रेजिडेंट लाइव इन कंट्री अप टू 120 डेज फॉर फाइनेंशियल ईयर. फॉर ईयर लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग ईयर, एक साल में. फाइनेंशियल की बात नहीं की है उसने, एक साल की बात की. सर पेनल्टी शूट आउट चल रहा है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं. एक बच्चा पूछ रहा है मिस्टेक की क्वेश्चन. बेटा मिस्टेक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का था, वो अभी पूछूंगा, बच्चे बाकी गालियां देंगे मुझे भी और तेरे को, बाद में डिस्कस करेंगे. अमालगमेशन मींस मर्जर, मतलब अमाल एक छोटी फर्म बड़ी फर्म में या दो फर्म मिलके एक नई फर्म बन गई. अमालगमेशन. फॉरेन LLP, Ishika foreign LLP means the LLP which was registered outside India but having the place of business in India. ठीक है. So let's start the penalty shootout 1. चलो भाई शुरू करो. All answers should be in one shot. एक साथ भेजना सारे आंसर, नहीं तो नहीं बनूंगा नाम में. When did LLP Act 2008 come into force? 1st April 2008, 31st March 2009, 1st May 2009, 23 April 2008. बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो कोई भी बता देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. LLP shall be governed by the provisions of Companies Act 2013, LLP Act 2008, Cooperative Societies Act 1912, Indian Partnership Act 1932. फिर बच्चे भेजने लगे मुझे आंसर, चेंज नहीं हुए. थर्ड, a limited liability partnership is not a separate entity from that of its partners. A legal entity separate from that of its partners, a body corporate. Only B and C are correct. Which section of LLP Act 2008 deals with the minimum number of partners? 7, 4, 6, 9. Whether a HUF can become a partner in LLP? HUF may become a partner of LLP provided the registrar may grant permission in this behalf. No, HUF can't become a partner in LLP. Yes, HUF may become partner of LLP. None of the above. How many designated partners are required in LLP? At least 2 designated partners. अच्छा ये ना आपके नोट्स में नहीं है, मैं दोबारा भेज दूंगा. तो नोट्स में ये क्वेश्चन नहीं था शायद. How many designated partners? At least 2, 7, 2 designated partners, at least 7.
this was the penalty shootout. आप लोग आंसर भेजो फटाफट से, फिर अपन मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर्स. That is 31st March. क्या हो गया? First March is the right answer. Next question. Provisions of Limited Liability Partnership Act. Next. B and C are correct. Section number 6. HUF cannot be partner because only individual or body corporate can be the partner. Right? And last one is at least 2. कम से कम 2 होने चाहिए. Who is the lucky one? Is Miss Bhumika Saini. Congratulations. Is Miss Kaushiki Gupta. Congratulations. Miss Lavina. Congratulations. Miss Hemlata. Congratulations बेटा. एक और लेते हैं नाम जिसका होगा HUF, Hindu Undivided Family. जनवरी 2009. नहीं भाई, और कोई दिख नहीं रहा मुझे तो आज.
दिव्यांश कह रहे हैं मेरे को 7 out of 7 क्वेश्चन 6 थे। ओके, सो कांग्रेचुलेशन, ऑल ऑफ यू गॉट ऑल द 6 आंसर करेक्ट। तो इसके बाद अपन ब्रेक लेते हैं 5 मिनट्स का, देन वी विल डिस्कस इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, 5 मिनट के बाद मिलते हैं बच्चों।
Okay. One of you, Miss Nidhi, is asking, sir, at first question 7 जनवरी 7 जनवरी को बेटा प्रेसिडेंट ने अपनी कंसेंट दी थी पर एक्ट लागू हुआ, वो हुआ 31 मार्च 2009। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉपिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो नेक्स्ट आवर वी विल डिस्कस हाउ द एलएलपी विल बी इनकॉर्पोरेटेड। तो सेक्शन 11 is concerned with the incorporation documents. First, two or more persons associated for carrying on a lawful business with a view to profit shall subscribe their name to an incorporation document. यानी कि दो लोग कम से कम जो एक लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं प्रॉफिट पर्पज से, तो वो अपना नाम देंगे। यानी एटलीस्ट दो पार्टनर होने चाहिए कि वो क्या नाम देंगे कि भैया हम पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, हम दोनों को एक एलएलपी के रूप में बना दिया। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ नेम्स। सेकंड पॉइंट, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। So what the document should be filed? That incorporating document shall be filed with the registrar of state in which registered office of the LLP is to be situated with the prescribed fees. हर स्टेट में एक आरओसी होता है। Every state has the office of ROC, registrar of companies. So according to your state, you have to submit the document with the payment of जो फीस है उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। One more statement has to be submitted, a compliance statement in the prescribed form. Prescribed form means एक format है as per the LLP Act. Rules में दिया हुआ है format. Shall be filed along with the incorporation documents, which to be made either by advocate, CS, CA or CWA, who is engaged in the formation of LLP, and by anyone who subscribe his name to the incorporation document. यानी कि compliance certificate को कौन साइन करेगा? एन एडवोकेट हो, कोई कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई CWA है, प्लस जो मिनिमम दो लोग सब्सक्राइब कर रहे थे यानी फ्यूचर पार्टनर, उनमें से कम एक वो साइन करेंगे डॉक्यूमेंट को। वो क्या डिक्लेयर करेगा? स्टेटमेंट। दैट स्टेटमेंट विल डिक्लेयर stating that all the requirements of the act and the rules made thereunder have been complied with in respect of incorporation and matters precedent and incidental there. मतलब कि ये वो स्टेटमेंट जाएगा कि भैया जो इनकॉर्पोरेशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने पूरी कर ली है, वो पूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। एंड दिस कंप्लायंस स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय एटलीस्ट advocate or CS or CA or CWA plus one of the forthcoming parties. Right? Content. The incorporation document shall be in form number 2. Form number 2 जाता है incorporation के लिए। Content इसमें क्या क्या होगा? CWA cost and work account, name of the LLP, proposed business of LLP, address of the registered office of LLP, name and address of each of the person who are to be partners of LLP on incorporation, name and address of the person who are to be designated partners of LLP or incorporation, such other information as required. मतलब क्या क्या जाएगा? LLP का नाम जाएगा, बिजनेस जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जाएगा, जो पार्टनर्स हैं उनके नाम और एड्रेस जाएंगे, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके नाम और एड्रेस जाएंगे, और अदर इंफॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट होंगी फॉर्म में वो सबमिट कर दीजिए। फाइन फॉर मेकिंग फॉल्स कंप्लायंस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। इफ ए पर्सन मेक्स स्टेटमेंट एज डिस्कस अबव व्हिच ही नोज टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, वो जानबूझ के कर रहा है या उसे पूरी तरह विश्वास नहीं है, पनिशेबल है imprisonment up to 2 years and fine from 10,000 to 5 lakh, 2 साल की सजा और 10,000 से 5 लाख तक का फाइन। नहीं, 10,000 से 5 लाख का फाइन प्लस 2 साल का रहने खाने का इंतजाम। ठीक है। LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब LLP रजिस्टर्ड हो जाएगी, दैट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी गिवन टू LLP. The registrar shall maintain a register of LLP in which the names of LLP shall be entered in order that in which they are registered,
and every LLP so registered shall be assigned a LLPN. LLPIN means LLP identification number in one consecutive series. जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको एक नया नंबर मिल जाए. सेक्शन 12 इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन. 11 में कहता है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन. मई 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में. रोल ऑफ रजिस्ट्रार. When the requirement of section 11 have been complied with, the registrar shall retain the document of incorporation and within 14 days register the incorporation and give a certificate of incorporation to LLP with the name of LLP. यानी कि जब आप सेक्शन 11 के जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो आपको क्या करेगा 14 दिन के अंदर उसे रजिस्टर करके आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. क्लियर इतनी बात? यहाँ तक कोई डाउट? एंड द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द कंप्लायंस स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर सेक्शन 11 एज सफिशिएंट एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट एज टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ नेम हैज बीन कंप्लाइड. यानी कि जो आप कंप्लायंस स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी डिस्कस किया था ना, एक एडवोकेट, सीएस, सीए या सीडब्ल्यूए प्लस एक पार्टनर, रजिस्टर ये मानेगा यही सफिशिएंट एविडेंस है कि साहब आपने सारी कार्यवाही प्रॉपर तरीके से की. अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी किसकी आएगी? जो साइन करे, कुछ गलती हुई. ठीक है ना? क्लियर इतनी बात? यहां तक कोई डाउट बच्चों किसी को? सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट. द सर्टिफिकेट इशूड बाय shall be signed by the registrar, the registrar of companies, and authenticated by the official seal of the government department. The certificate shall be conclusive evidence that LLP is incorporated by the name specified therein. एक बार सर्टिफिकेट आ गया तो ये माना जाएगा कि भाई रजिस्टर हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ सही था, सब कुछ तरीके से रजिस्टर कर. पढ़ लीजिए बच्चों उसके बाद. Okay. In registered office of LLP and change therein section 13. यानी section 13 connected किससे है? registered office से. So every LLP shall have a registered office to which all the communications and notice may be addressed and where they have shall be received. यानी भाई हर LLP को एक ऑफिस होना चाहिए ना. Everything should be an address where the communication can be done by the other persons. And a document may be served on LLP or partner or designate partner thereof by sending it by post under a certificate of posting, registered post, or by any other prescribed manner at the registered office and any other address specifically declared by the LLP for the purpose in prescribed form and manner. क्या मतलब हुआ कि डॉक्यूमेंट अगर सबमिट करना है LLP को या किसी पार्टनर को तो कहाँ जाएगा? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर. पोस्ट कैसे होगी? रजिस्टर्ड पोस्ट होनी चाहिए या यूपीसी जैसे बोलते हैं अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, या जो भी प्रेस्क्राइब मैनर है उस एड्रेस पे वो भेजा जाएगा. तो ये माना जाएगा प्रॉपरली वो पहुंच गया है. यानी अगर आपने प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, आपने प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड एड्रेस लिख के उसे पोस्ट किया. क्लियर? अब अच्छा पॉइंट है ये. LLP may change the place of a registered office and file the notice of such change with the registrar in such form and manner and subject to such conditions as may be prescribed, and any such change shall take effect only upon such filing. It means if you want to change your office, you can change, but to be informed to the registrar ROC, and this effect will be taken place only after submitting the document. Right? जब तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे भले ही चेंज कर लो, आरओसी की नजरों में वही ऑफिस जो पुराना था. If LLP contravenes any provision of this section, यानी आपने चेंज किया, इन्फॉर्म नहीं किया, राइट, या ऑफिस आपने बनाया ही नहीं, गायब है, फेक एड्रेस है, then LLP and its every partner shall be punishable penalty of 500 per day up to total of 50,000. Just before this amendment, this was 2,000, 25,000, but now this is 500 rupees per day
up to total 50,000. यानी कि you have changed the office but you have not given the information to ROC, the penalty will raise 500 per day, right? अब total maximum limit 50,000. क्लियर? यहां तक कोई डाउट बच्चों? 13 में कोई डाउट? पूछो भाई. नहीं है. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 40. ओके सर, एलएलपी के सेक्शन याद करने हैं. देखो आपके कोर्स में ना बहुत ज्यादा सेक्शन नहीं है, जितना हो सके याद कर लेना. सब सेक्शन की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी ओपिनियन है. सब सेक्शन नहीं हो कोई बात नहीं, बस सेक्शन तो कोशिश करो याद हो जाए, क्योंकि वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है इसमें. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 14. ऑन रजिस्ट्रेशन एलएलपी शेल बाय इट्स नेम, अपने नाम से जानी जाएगी. एंड कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड, यानी ये किसी को मुकदमा कर भी सकती है और इसके ऊपर कोई मुकदमा कर भी सकता है. इट कैन फाइल द सूट अगेंस्ट एनी पर्सन इट्स नेम बाय इट्स नेम, और एनीबॉडी कैन फाइल द सूट ऑन एलएलपी. It can acquire, own, hold, develop or disposing any property, whether it is movable, immovable, tangible or intangible. Having a common seal if it decide to have one, and doing or suffering such other acts thing, यानी कि ये सारे काम कर सकती है जो एक इंडिविजुअल कर सकता है, as body corporate में lawfully do and suffer. ठीक है. एक पॉइंट है बच्चे का, मेरे का एक बच्चे ने लिख के दिया सर और एक बार बोलो. क्या बोलूं ये नहीं बताया उन्होंने. एक बच्चे ने पूछा सर पर डे मींस फॉर हाउ मेनी डेज अप टू डिफॉल्ट, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 तारीख को चेंज किया, यू हैव चेंज द एड्रेस ऑन 10th एंड यू हैव नॉट फाइल्ड द करेक्शन चेंज ऑफ ऑफिस टू आरओसी, पेनल्टी स्टार्टेड 500. जितना डिले करेंगे 500 रुपए पर डे हिसाब से लगेगा. मैक्सिमम पेनल्टी 50,000 रुपए. ठीक है. सेक्शन 30 में शायद प्रॉब्लम है इनको. सर अगर बिजनेस की ब्रांच एस्टेब्लिश हो रही है तो इन्फॉर्म करना चाहिए, डेफिनेटली इन्फॉर्म करना चाहिए. ठीक है. अदरवाइज रजिस्टर्ड ऑफिस ही आपको माना जाएगा. रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए. 13 में क्या प्रॉब्लम बच्चे को करिएगा. 13 में ये है रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए. सारे डॉक्यूमेंट सारे करस्पॉन्डेंस वहीं से किए जाएंगे. अगर आप चेंज करते हैं तो एलओसी को इन्फॉर्म कीजिए. अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है या आपने चेंज किया उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको पेनल्टी है, एलएलपी के ऊपर पेनल्टी है. और इसके जो रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे 500 रुपए पर डे. ठीक है. आयुष इज आस्किंग सर एक टाइम होगा ना कि कितने दिन में नोटिस भेजेंगे. देखो फॉर एग्जांपल माय ऑफिस इज इन संजय प्लेस एरिया, आई एम एलएलपी एंड माय ऑफिस इन संजय प्लेस एरिया. ठीक है. नाउ आई हैव टू इन्फॉर्म विद इन टाइम. जैसे मैं ऑफिस चेंज करता हूँ, इफ आई चेंज माय ऑफिस देन आई हैव टू इन्फॉर्म द आरओसी. इफ आई डोंट चेंज, एक लिमिट, एक कहते हैं ना इसको, एक रीजनेबल टाइम में आप इन्फॉर्म कर दीजिए. 15 डेज में इन्फॉर्म कर दीजिए, 30 डेज में इन्फॉर्म कर दीजिए. रीजनेबल टाइम में इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपका ऑफिस चेंज है. तो यहाँ पर डेट नहीं लिखा हुआ है, मेंशन नहीं किया कितने टाइम में इन्फॉर्म कर. ठीक है. चेंज हो जाता है, आप उसको इन्फॉर्म कीजिए. आपको फाइल करना है, जो फॉर्म इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है. अगर नहीं करते हैं तो जब भी करेंगे तो पेनल्टी चलती रहेगी, तब पेनल्टी कैलकुलेट की जाएगी. ठीक है. So if limit is 50,000 is reached and ROC is not still informed, then maximum penalty 50,000. ROC को नोटिस भेजा आपके पास नहीं पहुंचा तो वो
सपोज आरओसी नोटिस भेजा, आपका ऑफिस चेंज हो गया, उस ऑफिस में पहुंचा ही नहीं, आरओसी को मालूम पड़ गया भाई आपका ऑफिस चेंज हो गया, देन पेनल्टी विल बी अप्लाइड ऑन, लग जाएगी पेनल्टी। सेक्शन 13 बता दिया बेटा मैंने, एक बार आपको पूरा बता दिया। सेक्शन 15 नेम, ये अच्छा सेक्शन है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग सा है। Every limited partnership LLP shall have either the words LLP or limited liability partnership as acronyms as the last word of its name। यानी कि आप तो अपनी फर्म के नाम के आगे एंड में you have to use LLP और limited liability partnership। Suppose the firm is ABC, Messrs ABC, so you have to use the name ABC LLP, ABC limited liability, ठीक है। No LLP shall be registered by the name which in the opinion of central government is undesirable। सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है ये नाम खतरनाक है, आपने नाम रख दिया पाकिस्तान के नाम से रख दिया आपने LLP का नाम, नॉट अनडिजायरेबल है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। और आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेंबल ऑफ दैट ऑफ एनी LLP और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यानी कि आपकी LLP का नाम मैच कर रहा है कहीं ना कहीं किसी LLP से जो ऑलरेडी बनी हुई है, किसी कंपनी से या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इन दैट केस LLP रजिस्टर्ड नहीं होगी। if the name is undesirable to central government or identical or too nearly resemble to the company LLP or treasured trademark, then LLP will not be registered। ठीक है। Reservation of name section 16, but before this I am taking the query of Tanvi Jain। Tanvi Jain is saying sir all partners will be liable for penalty or just designated partners। सेक्शन में मेंशन है all partners, पार्टनर लिखा हुआ है, वहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं लिखा है, इट मींस ऑल पार्टनर्स आर रिस्पांसिबल, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16, a person may apply in form number 1, form 1 है नेम रिजर्वेशन का, and form 2 for incorporation, याद है। form 1 for reservation of name। एक्चुअली क्या होता है, मुझे लगता है यार ये नाम है ना, क्योंकि नाम सेम नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मैं जो नाम सोच रहा हूँ ना, मेरा पड़ोसी वही नाम सोच रहा है और वो क्या करेगा, फटाफट से रजिस्टर करा लेगा, पर मैं अभी डिसीजन ले पा रहा हूँ रजिस्टर कराऊं कि नहीं कराऊं, भी कुछ चीजें रह गई है, कुछ कागज चाहिए मुझे, नाम की लड़ाई है। तो मैं अपनी फर्म LLP का नाम रिजर्व करा सकता हूँ LLP एक्ट में जाकर, ROC पे जाकर, उस समय के लिए कुछ फीस मुझे पे करनी पड़ेगी, उस समय के बाद वो रिलीज हो जाएगा नाम। तो सेक्शन 16 कहता है अ पर्सन में अप्लाई इन फॉर्म नंबर 1 एंड द मैनर एंड विथ फीस टू द रजिस्ट्रार फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन एज द नेम ऑफ प्रपोज LLP और नेम ऑफ LLP प्रपोजेस टू चेंज इस नेम। यानी कि अभी LLP नहीं है, मैं LLP बनाने जा रहा हूं पर नाम मेरा प्रपोज LLP है, या LLP है पर मैं नाम चेंज करने के मूड में हूं यार, इसका नाम ऐसा लग रहा है सूट नहीं करता। इन दोनों केस में I can submit the form number 1 to ROC for reservation of name। Upon receipt of application and on payment of the fees, the registrar may, if he is satisfied, subject to the rules prescribed by the central government in the matter, that the name so reserved is not one which may be rejected on any ground, subject to subsection 2 of section 15, reserve the name for a period of 3 months from the date of intimation by the registrar। यानी कि रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट चेक करेगा, उसे लगता है ठीक है तो वो 3 महीने के लिए नाम को रिजर्व कर सकता है, बट नेम शुड नॉट बी defaulted in section 15 subsection 2। what was the 15(2)? this one, उसका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, किसी और से मैच नहीं करना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, किसी और से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नाम है तो वो 3 महीने के लिए फॉर 3 months दैट नेम में बी रिजर्व बाय द राइट। ये
सेक्शन चेंज हो गया, दिस सेक्शन हैज बीन कंप्लीटली चेंज बाय अमेंडमेंट एक्ट 2021. अंजलि सेइंग कुछ भी हो आरओसी की चांदी है. नहीं बेटा, आरओसी इज माई बाप, एक बड़ा भाई है, बड़ा जो आपको लुक आफ्टर कर रहा है इन सब चीजों को. अगर कल को झगड़े हुए पार्टनर से कौन देखेगा? आरओसी कहेगा साहब आप जो इंफॉर्मेशन आरओसी को जाएगी वही वैलिड बनी जाएगी, राइट. तो चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, अब आपको नाम चेंज करना है, नाम अच्छा नहीं लग रहा है, एलएलपी का बिजनेस नहीं चल रहा, ग्राहक ही नहीं आ रहा है, मैं नाम चेंज करूंगा तो ग्राहक आएंगे. इन दैट केस, या एलएलपी का नाम किसी और से मैच करता दिख गया. If the name of LLP is identical with or too nearly resemble to that of any other LLP or a company or a registered trademark, then on the application of such LLP, existing LLP or proprietor जिसने trademark को register कराया है, to in referred to in clause A and B respectively, or a company, the central government may direct that the LLP, such LLP to change its name within a period of 3 months from the issue of such direction. यानी कि आपने तो नाम रजिस्टर करा लिया, मिल भी गया, बाद में किसी एलएलपी ने, किसी कंपनी ने या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसने उसको इन्फॉर्म किया आरओसी को, साहब देखो ये तो मेरा नाम है, मेरी गुडविल खा जाएगा, ये मेरे नाम से मैच कर रहा है. इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट may give the direction to change the name to LLP and that should be changed within 3 months. डायरेक्शन दे सकती है और डायरेक्शन देने के 3 महीने के अंदर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, provided that an application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within period 3 years from the date of incorporation. लेकिन अगर ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ओनर इंडिविजुअल के द्वारा आती है, if this information, this application is submitted by the proprietor of registered trademark, this is maintainable only in 3 years from the date of incorporation of change of name LLP. यानी कि LLP ने जिस दिन नाम चेंज किया या जो बनी जिस दिन से, उस दिन से 3 साल के अंदर अगर एप्लीकेशन आती है तो ही आरओसी इसको कंसीडर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ओनली इन केस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोप्राइटर अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1990. समझ में आई? यानी कि एलएलपी और कंपनी तो कभी भी चेंज करा सकती हैं जब भी उन्हें मालूम पड़े, पर अगर इंडिविजुअल है जिसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, उसका नाम मैच कर रहा है, तो केवल 3 साल के अंदर इन्फॉर्म कर सकता है. अगर 3 साल निकल गए तो फिर उसका राइट खत्म हो गया इन्फॉर्म कर. मिस विदिशा दे आस्किंग सर सेक्शन 17 क्या आपके पीडीएफ से पढ़ना है? मैं तो कर रहा हूँ सारा पढ़ लो, सब अमेंडमेंट लिखे हुए हैं मैंने, इसी पढ़ लो आप, ठीक है. तो एलएलपी शैल within a period of 15 days give notice of change to registrar along with the order of the CG who shall carry on necessary changes in the certificate of incorporation, and within 30 days of such change in the certificate of incorporation shall LLP shall change its name in the LLP Act. क्या कह रहा है, दोबारा पढ़िए. LLP shall within a period of 15 days, 15 दिन के अंदर, give notice of change to registrar. जिस दिन चेंज करेंगे उसे 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, मैं नाम चेंज कर लिया है. along with the order of central government, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दिया था. Who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation. अब नया certificate of incorporation आएगा. New certificate of incorporation will be issued by the ROC. And within 30 days of such change in the certificate of incorporation, the certificate of incorporation change होके आ जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर such LLP shall change its name in the LLP agreement. यानी LLP agreement भी रिवाइज किया जाएगा उन सर्टिफिकेट आने के 30 दिन के. यानी कि चेंज करने के, जब आपने नाम चेंज किया उसके 15 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना आरओसी को. आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा. व्हेन द न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन इशूड बाय आरओसी, देन विदिन 30 days फ्रॉम दैट डेट एलएलपी विल चेंज द नेम इन एलएलपी एक्ट. 30 दिन के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट में चेंज किया.
If the LLP is defaulting in complying with the direction given under subsection 1, the central government shall allot a new name to LLP and the registrar shall enter the new name in the register of LLP in place of old one and issue a fresh certificate of incorporation. क्या कह रहा है? अगर LLP फॉलो ही नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो डायरेक्शन दिया भैया नाम चेंज करो, आपका नाम मैच कर रहा है, तो सेंट्रल आरओसी अपने आप ही नया नाम दे देगा, सही लो और नया नाम दे दिया हमने और नए नाम से नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। क्लियर थी बात? Provided that nothing contained in the section shall prevent LLP from subsequently changing its name. यानी कि एक बार नाम चेंज हो गया, LLP जो आरओसी था उन्होंने नाम चेंज कर दिया, आरओसी has changed the name, given new name, but LLP can change afterward this new name. LLP अगर जो नाम आया उस LLP पसंद नहीं आया तो वो चेंज करके नया नाम रख सकती है, इसमें कहीं उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लीज रीड दिस पॉइंट नंबर 2 and 3, फटाफट से पढ़ लो। So what are the steps of incorporation of LLP? Reservation of name of LLP, form number 1. Filing form number 2 for incorporation new name, new LLP, and form number 3 for LLP agreement. This should be within 30 days of incorporation of LLP. 30 दिन के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप है सिंपल वे में LLP को इनकॉर्पोरेट कराना, राइट? So this is time for penalty shootout 2. Any query from your side? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, थक गए होंगे तुम लोग भी पढ़ पढ़ के। पूछो कोई क्वेरी हो तो बेटा। कोई नहीं है, चलो भाई। ओम गुप्ता सर कह रहे हैं, ओम गुप्ता जी कह रहे हैं सर आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है यार, बस समझ में आ जाए बस बहुत है मेरे लिए। चलो भाई शुरू करें। वाह, ये देखो ओम को उन्होंने आंसर भी भेज दिए मुझे, इसका मतलब क्वेश्चन डाउनलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, यही शो कर रहे हैं मेरे नोट्स, तभी तो क्वेश्चन भेजे, इन्होंने मुझे आंसर भेजे। सेक्शन नंबर 16 सेकंड पॉइंट क्या है एक बार देखते हैं। अच्छा, सेक्शन नंबर 16 का सेकंड पॉइंट कहता है कि एक बार आपने नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन दे दी तो नेम रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए आपका नाम रिजर्व रहेगा, उसके बाद उस नाम को कोई और यूज नहीं कर सकता 3 महीने। ठीक है भाई? अरे रे रे होया काम। एक बच्चे ने पूछा है LLP कैन चेंज द कंपनी नेम विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी ओनर। ओ गुरुजी, LLP कैन चेंज इट्स नेम, अपना नाम चेंज करना है, किसी दूसरे नाम थोड़ी चेंज कर देगी कंपनी। LLP का नाम अगर किसी पुरानी कंपनी से मैच कर रहा है तो पुरानी कंपनी नाम थोड़ी चेंज होगा। LLP अपना नाम चेंज करेगी। भाई क्या कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो यार। क्वेश्चन नंबर 1, the incorporation document shall be in form number 1, 2, any of the above, none of the above.
question. When the requirement of section 11 have been complied with, the registrar shall give the incorporation certificate within 7 days, 10 days, 14 days, 30 days. Fine for making false compliance under section 11. 1,000 to 1 lakh, 10,000 to 5 lakh, 10,000, 10 lakh, none of the above. Section 12 of LLP Act deals with incorporation by registration, LLP to be body corporate, reservation of name, partner as agent. Which form is filed for reservation of name? 1, 2, any of the above, none of the above. Simple the question, yeah. Central government may direct such LLP to change its name, and LLP shall comply with the said direction within space after the date of direction or such a longer period as central government may allow. 1 month, 3 months, 6 months, 9 months. स्टार्ट करें बच्चों आंसर्स. Number 2. This is 14 days. $10,000 to 5 lakhs. Incorporation by registration. Which form is filed for reservation of name? Form number 1. And this is 3 months. So who are the lucky ones? First is Mr. Om Gupta. Congratulations, beta ji. Mr. Prem Kushwaha. Congratulations. Miss Anushka Rajput. Congratulations, beta ji. Miss Lavina. Congratulations, beta. And
पल्ली सेइंग सर प्लीज चेक माय आंसर। बेटा मेरे को आंसर दिखे ही नहीं आपके, एक बार भेजो दोबारा। अच्छा पल्ली ने आंसर भेजे हैं, आंसर बेटा रॉन्ग है बेटा पल्ली आपके। और क्या है, जीआर को जल्दी है जाने की। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल सेशन। अरे बेटा भी मैं तैयारी नहीं बैठा हूँ, रुक जा। ओम थैंक यू सर, मतलब ये है कि अब आप जाओ, हम थक गए। थैंक यू जो बोल रहे हैं ना बच्चे कि सर जाओ फटाफट से, थक गए हो, आराम करने दो हमें भी। एंड मिस दिव्यांश, मिस्टर दिव्यांश, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेक्चर एलएलपी। मजा आया होगा पढ़ने में बच्चों। आज का लेक्चर अपन यही फिनिश कर रहे हैं। रिवीजन करके आना अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में, परसों अपनी क्लास होगी नेक्स्ट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है, और फीडबैक फॉर्म जरूर भर देना। ओके ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू बच्चों।